2027। 2027 में ऐसा क्या होने वाला है जो दुनिया अभी से डरी हुई है? क्या 2027 में दुनिया का भूगोल बदलने वाला है? क्या बारूद के दम पर एक बार फिर दुनिया का नक्शा 2027 में बदलने वाला है? क्या 5 साल बाद 2027 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या 27 में दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? दो 2027 में जो होने वाला है उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, उस पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वॉर प्लान को 7 तालों में बंद करके रखने का प्लान था, उसका पर्दाफाश भी हो गया है। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज बहुत ही खास रिपोर्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए। वॉर का ये कोड 2027 कितना खतरनाक है, अगले 10 मिनट में आपको बहुत ही चौंकाने वाले भविष्य के बारे में 5 बड़ी बातें पता चलेंगी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग में 2027 को लेकर क्या मास्टर प्लान पक रहा है? अमेरिका के प्रेसिडेंट के दिमाग में 2027 क्यों कौंध रहा है? 2027 को लेकर अमेरिका कितना बड़ा प्रोटेक्शन प्लान तैयार कर रहा है? किसी तीसरे देश को लेकर चीन और अमेरिका के टॉप लीडर के दिमाग में अभी से क्या गेम प्लान चल रहा है? 2027 में चीन की सेना अपनी स्थापना का 100वां साल मनाने वाला है। 100वें साल को बेमिसाल बनाने के लिए चीन की सेना उससे पहले बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है। कुछ ऐसा जिससे चीन की धाक दुनिया में कायम हो जाए। अमेरिका से सुपर पावर वाली जंग में चीन विजेता बनकर उभरे। ऐसे में चीन और अमेरिका की इस जंग में क्या टारगेट ताइवान बनने वाला है? चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने स्पेशल रिपोर्ट छाप करके अमेरिका का मजाक उड़ाया है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि ताइवान को लेकर अमेरिका मानसिक बीमार हो गया है, वो भ्रम की स्थिति में है। ताइवान की चिंता में अमेरिका सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है, जिससे अमेरिका को निजात तभी मिल पाएगी जब ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा। दावा तो यहां तक है कि इसके लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हरी झंडी भी दिखा दी है। ताइवान न्यूज ने मोटे-मोटे शब्दों में हेडलाइन छापकर दावा किया है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि पीएलए 2027 में ताइवान पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक डेविड कोहेन ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम बन जाए। ये खबर अमेरिकी वेबसाइट CNN ने अपनी रिपोर्ट में कोहेन के हवाले से दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ताइवान अपने नक्शे में मिलाना चाहता है। शी जिनपिंग के दिमाग में एक साथ कई प्लान पक रहे हैं। कैसे सुपर पावर बनना है, ताइवान से युद्ध कैसे लड़ना है, अमेरिका से वर्चस्व की लड़ाई कैसे जीतनी है, चीन में अपनी छवि को बुलंद कैसे करनी है।
इसके लिए शी जिनपिंग ताइवान पर 2027 से पहले भी हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। दरअसल शी की मंशा है कि 2027 तक चीन अमेरिका तक को रणभूमि में पटकनी देने की ताकत हासिल कर ले। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डिप्टी सीईओ शेन मिंग शी ने दावा किया है कि शी जिनपिंग ताइवान पर अटैक के अपने प्लान को कभी भी बदल सकते हैं। को दिए अपने खास इंटरव्यू में शेन मिंग शी ने दावा किया है कि चीन ताइवान पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक वो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं बन जाता, क्योंकि चीन को ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी का बखूबी अंदाजा है। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी सीईओ ने दावा किया है कि अमेरिका के स्पेशल कमांडो ताइवान के सैनिकों को ट्रेंड कर रहे हैं। अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के अधिकारी ताइवान में डटे हैं। अमेरिका हवाई में ताइवान सेना को प्लाटून लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसने चीन के खौफ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा रोज हो रहा है जब उसके कई फाइटर एक साथ ताइवान के आसमान में दाखिल होते हैं। मिसाल के तौर पर 19 सितंबर को चीन के 9 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत ताइवान की सीमा में घुस आए। 18 सितंबर को चीन के 8 फाइटर जेट और 5 युद्धपोतों ने घुसपैठ की। 17 सितंबर को चीन ने 20 फाइटर जेट और 5 युद्धपोत से घुसपैठ की। 16 सितंबर को चीन के 43 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत ताइवान की सीमा में घुस आए। दरअसल शी जिनपिंग ऐसे हालात बनाकर ताइवान को न सिर्फ भड़काना चाहते हैं, बल्कि वो सरप्राइज प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा चीन ताइवान की सेना के खिलाफ अपने 3 प्लान को एक साथ आगे बढ़ा रहा है। पहला प्लान है ताइवान की सेना को परेशान करना। दूसरा प्लान है ताइवान के सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करना। और तीसरा और सबसे खास प्लान ताइवान के सैनिकों में भ्रम पैदा करना है, ताकि ताइवान के लोगों को चीनी विमानों के घुसपैठ की इतनी आदत हो जाए कि जब चीन हमला करे तो ताइवान को ड्रैगन की असली मंशा की भनक तक न लगे और ताइवान काउंटर अटैक देरी से कर पाए। अब सवाल ये है कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा। चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास और क्या है? ताइवान से लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक हो सकती है। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस तैयार है। पहला है चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइल से निशाना बनाया जाए। दूसरा है चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप से गोले बरसाए जाएं। तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। अमेरिका की मदद से ताइवान की हिम्मत बढ़ी हुई है। अमेरिका लगातार ताइवान के जंगी जखीरे को खतरनाक हथियारों से भर रहा है। चीन की सेना को चारों खाने चित करने वाली मिसाइलें देने की प्लानिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइल और 100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने वाला है। ताइवान को मिलने वाली एंटी शिप मिसाइल हार्पून है, वहीं 100 एयर टू एयर साइड वाइंडर मिसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ताइवान का जंगी जखीरा खाली है। ये मिसाइलें इस वक्त भी ताइवान में तैनात हैं, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। जंग में इन मिसाइलों की ज्यादा जरूरत होगी, लिहाजा अमेरिका उस कमी को पूरा करने की तैयारी में लगा हुआ है, ताकि चीन ताइवान में आकर युद्ध में फंस जाए और अमेरिका की सुपर पावर वाली साख बची रहे। यही वजह है कि चीन अभी ताइवान पर हमला करने से परहेज कर रहा है। पहले वो खुद को अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार कर रहा है, खुद की ताकत को बढ़ा रहा है।
अपने हथियार एडवांस करने में लगा है, जिसकी जानकारी अमेरिका को भी है। अमेरिकी वायुसेना के मेजर जनरल कैमरन होल्ट ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के मुकाबले चीन 5 गुना तेजी से नए हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका से 20 गुना कम खर्च पर। यानी जिस आधुनिक हथियार को बनाने में अमेरिका $20 लगा रहा है, उसे चीन सिर्फ $1 खर्च करके तैयार कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स में अधिग्रहण के लिए बनाई गई स्पेशल टीम में डिप्टी असिस्टेंट सिक्योरिटी मेजर जनरल कैमरन होल्ट की वार्निंग अमेरिका को डराने वाली है। होल्ट का कहना है कि चीन समान क्षमता को हासिल करने के लिए हमारे $20 के मुकाबले में लगभग $1 खर्च करता है। अगर हम लागत को कम करने और हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गति बढ़ाने का तरीका नहीं समझ सकते तो हम हारने जा रहे हैं। मेजर जनरल कैमरन होल्ट की ये वार्निंग तब और बड़ी बन जाती है जब ये रिपोर्ट सामने आती है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और चीन के संबंधों पर नजर रखने वाले वैश्विक सलाहकार जोनाथन डीटी वार्ड ने एक खास इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही है। वार्ड का मानना है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि चीन एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी जंग की तैयारी कर रहा है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों में एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं, जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास की नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से LAC पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। यही वजह है कि जंग छेड़ने से पहले चीन अमेरिका से न सिर्फ लड़ने बल्कि जीतने की ताकत हासिल करने में लगा हुआ है और इसके लिए 2027 तक की डेडलाइन रखी गई है। लेकिन अगर चीन 27 से पहले ही ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसे ताइवान पर हमला करने में देर नहीं लगेगी। उधर यूक्रेन में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन बार-बार कह रहे हैं कि जलाकर राख कर दूंगा। पुतिन ने खार्किव के मोर्चों पर पीछे हटने के बाद अचानक हमले तेज कर दिए हैं और अब रूस की तैयारी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस में मिलाने की है। ठीक उसी तरह जैसे पुतिन ने क्राइमिया को रूस में मिला लिया था। इसके लिए रायशुमारी जल्द कराए जाने की तैयारी है। वहीं अब पुतिन ने उस हथियार को लॉन्च कर दिया है जिससे ज़ेलेंस्की सबसे ज्यादा डरते हैं। कच्चा चिट्ठा में रिपोर्ट देखिए तो आपको ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा। इन धमाकों से ज़ेलेंस्की को डर लगता है। इन धमाकों की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। इन धमाकों का खौफ ज़ेलेंस्की के बंकर में सबसे ज्यादा है। क्या इन धमाकों का अगला टारगेट ज़ेलेंस्की का बंकर है? इन धमाकों का जिक्र व्हाइट हाउस में हो रहा है, पेंटागन में हो रहा है। अमेरिका की मीडिया इन धमाकों को लेकर शोर मचाने लगी है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है कि रूस ने ईरान से जो आत्मघाती ड्रोन लिए हैं, उसने यूक्रेन की सेना पर नया खतरा पैदा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ज़ेलेंस्की के जवाबी हमले को रूस के ड्रोन यानी ईरान से खरीदे गए ड्रोन से कड़ी टक्कर लेनी पड़ रही है। फोर्ब्स की वेबसाइट पर तो यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन वाले खतरे पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी गई है। रूस ने ईरान के ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले खार्किव के इलाके में करने शुरू कर दिए हैं। ये वो जगह है जहां यूक्रेन की सेना ने 6000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया है।
यानी पुतिन का गुस्सा अब ड्रोन की शक्ल में फूट रहा है और जेलेंस्की की फौज बहुत ज्यादा डरी हुई है कि आसमान से कब कौन सी आफत उन पर टूट पड़ेगी। लेकिन जेलेंस्की बता रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। 6 вересня. І до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ जेलेंस्की को अचानक मिली कामयाबी के पीछे अमेरिका से मिले हाइमार्स सिस्टम का बड़ा रोल रहा है। जेलेंस्की अब अपनी मर्जी से जब चाहे किसी भी इलाके में रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इससे रूस का डिफेंस कमजोर हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जेलेंस्की क्या नहीं बताना चाहते, वो यूक्रेन और बाकी दुनिया से छुपा क्या रहे हैं। Харківська область, стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали варіантів у російських військових в Україні тільки 2. Втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі. Або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустять. हाल ही में यूक्रेन की फौज को उस ड्रोन के टुकड़े मिले थे जो रूस ने ईरान से खरीदे हैं। इससे साबित हो गया है कि रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है और अब रूस ने इसको यूक्रेन के सबसे बड़े टारगेट पर हमले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस ड्रोन के बारे में जानने से पहले देखिए कि इस आत्मघाती ड्रोन के निशाने पर कौन है। रूस इस ड्रोन से यूक्रेन के हाइमार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर को टारगेट कर रहा है। रूस इस ड्रोन से यूक्रेन के बक एयर डिफेंस सिस्टम को घेर कर मार रहा है। रूस इस ड्रोन से यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। जिस ड्रोन के टुकड़े मिले हैं, दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल ने उसे मार गिराया है। ये आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करता है। आप इन ड्रोन्स को इस वक्त जेलेंस्की का सबसे बड़ा सिरदर्द कह सकते हैं, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ा है, क्योंकि ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करके रूस उन हथियारों को टारगेट कर रहा है जो उसे अमेरिका और नेटो से मिले हैं। इनमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यूक्रेन की बड़ी बड़ी तोप और बहुत ही खास और खतरनाक हाइमार्स जैसे मल्टी रॉकेट लॉन्चर हैं, जो जेलेंस्की को बाइडेन की ओर से बतौर तोहफा या यूं कहें युद्ध में लड़ने के लिए ऐसे हथियार जो काफी गिड़गिड़ाने के बाद मिले हैं। We believe that the best message to send right now is that you're buying weapons from the Iranians, you're wanting to buy weapons from North Korea, you're acting like a terrorist organization, we're going to label. अमेरिका ने जेलेंस्की को हाइमार्स सिस्टम दिए तो उसे काउंटर करने के लिए पुतिन को ख्याल आया कि क्यों ना ईरान के ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं। यही वजह है कि उनकी टीम ने जून और जुलाई में ईरान के ऐसे ही ड्रोन्स का जायजा लेने के लिए तेहरान और आसपास के कई मिलिट्री अड्डों का दौरा किया था। उन्होंने शाहिद 136 जैसे कई ड्रोन की लाइव ड्रिल देखी और फिर पुतिन ने फैसला किया कि वो जेलेंस्की का बंकर अब ईरान के ड्रोन से तबाह कर देंगे। रिपोर्ट्स हैं कि शुरुआत में पुतिन ने 100 शाहिद 136 ड्रोन ईरान से खरीदे। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले धमाका नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं।
देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है और ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। ड्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। ये स्वार्म अटैक यानी एक साथ मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं कि जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन ने ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी है। ईरान के ड्रोन मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है। अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम अभी तक पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास को जीतने वाली उनकी रफ्तार थमे और यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर के बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। अभी यूक्रेन को मिले हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है और यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है जो हाइमार्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे और फिर रूस यूक्रेन की उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। हाइमार्स जैसा खतरनाक हथियार ईरान ने भी तैयार कर लिया है और इसकी फायर पावर तो हाइमार्स से भी ज्यादा बताई जा रही है। ईरान ने हाल ही में एक युद्धाभ्यास किया था, इसका नाम था इक्तिदार 1401। इसमें ईरान ने अपनी ड्रोन पावर के साथ कई और खतरनाक हथियार भी दिखाए। इसी में से एक था फार 360 मल्टी रॉकेट सिस्टम। ये छोटी दूरी की मिसाइल दागने वाला ऐसा सिस्टम है जिसका रॉकेट हाइमार्स की तरह ही सटीक निशाने पर वार करता है। इसकी मिसाइल आवाज से 3 गुना रफ्तार से हमला करती है और फिर टारगेट पर पहुंचते पहुंचते आवाज की 4 गुना रफ्तार से टूट पड़ती है। ईरान के फार 360 में 30 सेंटीमीटर रॉकेट लगाए जाते हैं। इसका 4 मीटर लंबा रॉकेट 150 किलो का वॉरहेड लेकर के 75 किलोमीटर की दूरी तक वार करता है, जबकि अमेरिका के हाइमार्स में इसी कैटेगरी में जो रॉकेट लगता है वो 70 किलोमीटर की दूरी तक 90 किलो वॉरहेड के साथ फायर किया जाता है। ईरान के फार 360 लॉन्चर के पास भी हाइमार्स की तरह कई ऑप्शन हैं। 2 रॉकेट वाला भी है, 4 रॉकेट वाला भी है और ये 6 रॉकेट भी एक साथ फायर कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका का हाइमार्स रॉकेट सिस्टम लॉन्च करता है। ऐसे में जो हथियार अमेरिका यूक्रेन में दिखा रहा है उसका जवाब ईरान भी दे रहा है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और यूक्रेन में दोनों पर्दे के पीछे युद्ध में शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध ने 2 बातें साबित कर दी है जिस पर पूरी दुनिया की सेनाओं की नजर है। वो ये है कि आर्टिलरी यानी तोपखाने का अब भी कोई जवाब नहीं है और साथ ही ड्रोन पावर किसी भी टारगेट को खत्म करने का सबसे कारगर और आसान जरिया बन चुका है। मॉस्को में वर्ल्ड वॉर का म्यूजियम हाई वॉल्यूम पर बज रहा है। 80 साल पुराने ये गीत रूस के अंदर फिर गाया जा रहा है क्योंकि रूस अब अपने हर नागरिक को युद्ध के लिए तैयार करना चाहता है। कौन गा रहा है ये वॉर सॉन्ग और कैसे रूस खार्किव का बदला लेने की तैयारी कर रहा है, कच्चा चिट्ठा में स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पुतिन के बहुत ही खतरनाक इरादे इससे जाहिर हो जाएंगे।
मॉस्को के अंदर वर्ल्ड समर्थक अब पूरे रूस को यूक्रेन के खिलाफ खड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस के बच्चे बच्चे को पुतिन के एजेंडे पर काम करने के लिए लगाया जा रहा है। खार्किव की हार पर रूस के अंदर सिर्फ पुतिन ही नहीं, पुतिन के समर्थकों के मन में भी हाहाकार मचा हुआ है और इसलिए अब पुतिन के राष्ट्रवादी समर्थकों को वर्ल्ड वॉर के जमाने का गीत याद आ रहा है, मार्च ऑफ द रेड कैवलरी। इस गीत की याद दिलाकर रूस के लोगों के अंदर जोश भरा जा रहा है ताकि लोगों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। पुतिन से भी ज्यादा मुसीबत में आज पुतिन के समर्थक वो पत्रकार हैं जिनकी बात न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया में नोटिस की जाती है। जैसे ये व्लादिमीर सोलोव्योव, जो पुतिन के सबसे बड़े समर्थक हैं, टीवी एंकर हैं और पुतिन के लिए पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं। सोलोव्योव पुतिन के कितने करीबी हैं, इन तस्वीरों में देखिए। तस्वीर में देखिए, पुतिन के साथ खड़े हैं सोलोव्योव। सोलोव्योव को सम्मानित करते हुए पुतिन के साथ ड्रिंक करते हुए सोलोव्योव। Объявленные, не объявленные нам натовскими войсками, Украиной. ये भी रूस की ही एक टीवी एंकर है जो रूस की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। इनका नाम है मार्गरीटा सिमोनियान। पुतिन के बेहद करीब मानी जाती हैं मार्गरीटा सिमोनियान। देखिए सिमोनियान को फूलों का गुलदस्ता देते पुतिन, सिमोनियान को सम्मानित करते हुए पुतिन। कई मौके पर सिमोनियान पुतिन के साथ देखी जाती हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये पुतिन हैं जो बताते हैं कि रूस में कैसे उनकी सरकार प्रचार के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है। एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट यूएस मिशन ऑफ नेटो ने भी सिमोनियान के बारे में लिखा। प्रोपेगेंडा पुतिन और क्रेमलिन के सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी हथियारों में से एक है। मार्गरीटा सिमोनियान रूस सरकार के दुष्प्रचार अभियानों की प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन चाहे वो सोलोव्योव हो या फिर सिमोनियान, अब दोनों ही काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खार्किव में हार के बाद तो यूक्रेन के लोग सिमोनियान को ट्विटर पर बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। यूक्रेन के ओलेक्जेंडर शेब्रा लिखते हैं कि सिमोनियान ये गाना गा रही हैं कि वो अगली सुबह कीव में मिलेंगे। मार्गरेटिया, तुम्हें रोका किसने? कहो तो मैं तुम्हारे लिए उबर भेज दूं। पुतिन की खास और करीबी सिमोनियान को इतनी बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी ये परेशानी रूस के टीवी न्यूज चैनलों पर नजर आ रही है। И, в общем, совесть и знание о том, что происходит, не позволяет. А говорить что-то обратное и критиковать еще хуже, потому что это значит подрывать авторитет тех ребят, которые там воюют, проливают кровь каждый день, каждый час за нас с вами. И самое главное, говорить что-то обратное и критиковать в такой момент и в такой ситуации, это значит лить. सिमोनियान, जो पुतिन की नीतियों की समर्थक रही हैं, अब चाहकर भी पुतिन का विरोध नहीं कर सकती। हारने के बाद भी वो रूस के लोगों को 70 साल पुराना वर्ल्ड वॉर का गीत सुना रही हैं। Тяжелое, у меня в голове одна песня почему-то, знаешь, само собой поется. Помните эту песню? «Буденный наш братишка, с нами весь народ, приказ голов не вешать и идти вперед». Вот приказ голов не вешать и идти вперед. यही गीत पुतिन की समर्थक और पत्रकार सिमोनियान भी गा रही हैं और पुतिन के लिए रूस के लोगों से जंग लड़ने की अपील कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के सबसे चहेते पत्रकार सोलोव्योव को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो पूरी दुनिया को धूल में बदल देने की बात कर रहे हैं। Какой у нас выбор? Весь мир в труху.
но не сейчас. А мы в рай, как было сказано. Да, второй вариант, да, мы в рай, как праведники, они просто сдохнут. Оптимистично. रूस के सरकारी टीवी न्यूज चैनलों के न्यूज स्टूडियो में खार्किव की हार ने भूकंप जैसी स्थिति पैदा कर दी है। पुतिन के समर्थक सोलोव्योव इतने ज्यादा नाराज हैं कि रूस के एक एक दुश्मन को देख लेने की चुनौती दे रहे हैं। Смотрите на этого поклонника Франко, наследника голубой дивизии, воевавшей с Советским Союзом, принимавший участие в блокаде Ленинграда. Смотрите в это одуловатое мерзкое лицо. जब युद्ध शुरू हुआ था तो पुतिन के समर्थक पत्रकार रूस के लोगों को ये समझा रहे थे कि वो सुबह का ब्रेकफास्ट खार्किव और दोपहर का लंच कीव के अंदर करेंगे। लेकिन अब रूस की सेना के बचाव में ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर एक एक रूसी सैनिक को 8-8 यूक्रेनी सैनिकों से जंग लड़नी पड़ रही है। पुतिन और उनकी प्रोपेगेंडा मशीन के पास अब सेना में रूस के लोगों को भर्ती के अलावा और विकल्प भी क्या है, क्योंकि सारे विकल्प तो अमेरिका लगातार बंद करता जा रहा है। एक इंटरव्यू में जब बाइडेन से ये सवाल पूछा गया कि अगर निराश पुतिन ने केमिकल या न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा, बाइडेन ने कहा कि इससे हालात बिगड़ जाएंगे। Ukraine succeeds on the battlefield, Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. And the consequences of that would be what? What would the U.S. response be? Do you think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do will determine what response would occur. दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने रमजान कादिरोव की काट तलाशने की तैयारी शुरू कर दी है। खार्किव में हारने के बाद रमजान कादिरोव ने पुतिन को सांत्वना देते हुए कहा था कि ओडेसा जीतकर पुतिन को गिफ्ट कर देंगे। ज़ेलेंस्की